Hi everyone, welcome back to the channel of B2E Learning. Myself Neha Agrawal and I am your biology educator. बेटा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर कर रहे थे हम, जिसके अंदर आपको याद होगा कि हमने कौन कौन सा टॉपिक कवर कर लिया है कि फूड प्रोसेसिंग में माइक्रोब्स कैसे यूज होते हैं, वी हैव कंप्लीटेड। इंडस्ट्री में हम माइक्रोब्स का कैसे यूज कर रहे हैं वो भी हमने कर लिया है। अब आज हम थर्ड टॉपिक उठाएंगे, दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, हम थर्ड टॉपिक एनसीईआरटी की सारी लाइंस भी कवर करेंगे और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें उनको फ्लैश कार्ड के फॉर्म में लिखेंगे और एनसीईआरटी साथ साथ कवर करते रहेंगे। तो अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, सीवेज ट्रीटमेंट। सबसे पहले समझते हैं ये सीवेज ट्रीटमेंट में ये सीवेज वर्ड क्या है। ठीक है, ये सीवेज वर्ड मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। सीवेज क्या होता है बेटा, गंदा पानी। घरों से, फैक्ट्री से, हर जगह से जो पानी रिलीज हो रहा है, जहां पर भी पानी यूज वो पानी जो गंदा हो चुका है उसको हम डायरेक्टली वाटर बॉडीज में, रिवर्स में ऐड नहीं होने देते हैं, जाके मिलने नहीं देते हैं। उस गंदे पानी को हम ट्रीट करते हैं, तो उस गंदे पानी को ही क्या कहते हैं, सीवेज। तो म्युनिसिपल वेस्ट वाटर, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर, सबसे पहले तो ये समझिए, याद करते चलिए साथ में, बहुत सिंपल है, जितनी चीजें बताऊंगी बस उतना ही याद करना है आपको, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। म्युनिसिपल वेस्ट वाटर, वो जो गंदा पानी है उसको हम सीवेज कहते हैं, और सीवेज को, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर को हम डायरेक्ट वाटर बॉडीज में नहीं जाने देते। इस गंदे पानी को यानी सीवेज को हम ट्रीट करते हैं, इसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब ट्रीटमेंट कहाँ करते हैं, इसके लिए प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स का मतलब पौधा नहीं, पेड़ नहीं, प्लांट मतलब फैक्ट्रीज में बड़े बड़े प्लांट उनको भी बोला जाता है, जो फैक्ट्रीज में एक सेटअप होता है, तो उसके लिए प्लांट होते हैं। तो उसको आज क्या आप क्या कहते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ऐसा प्लांट, ऐसा सेटअप, ऐसी जगह जहां पर सीवेज यानी कि गंदे पानी यानी म्युनिसिपल वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट होता है, उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। और यहीं से आपको मिल जाता है एक और फुल फॉर्म, दैट इज एसटीपी। क्या बोलते हैं बेटा, एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, तो गंदा पानी है उसको आपने ट्रीट किया, कहाँ पर ट्रीट किया, एसटीपीज में यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में, और तब जाके पानी साफ हो गया। अब ये वाला जो पानी है इसको आप वाटर बॉडीज में लाइक रिवर, इन ओशन, इन सब में मिक्स होने देते हैं। ठीक है, तो आपने ने क्या पढ़ना है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हम सीवेज का ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हैं, और इस सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर माइक्रोब्स का क्या रोल है, क्योंकि हमारे चैप्टर का ही नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो ये भी एक ह्यूमन वेलफेयर की चीज हुई, ह्यूमंस के लिए एक यूजफुल चीज हुई, जिसमें हम पानी को साफ करके वाटर बॉडीज में मिलाते हैं ताकि वाटर पॉल्यूशन कम से कम हो, वरना तो पूरा का पूरा पानी पॉल्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, तो वो करने में जो प्लांट्स है, माइक्रोब्स कैसे हमारी हेल्प कर रहे हैं वो हम लाइन बाय लाइन करेंगे। चलिए अब साथ में पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जितना पढ़ा है उसके बारे में। We know that large quantities of waste water are generated every day in cities and towns. A major component of this waste water is human excreta। जो घरों से पानी गंदा रिलीज हो रहा है उसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा मिक्स होता है, और ये एक मेजर कंपोनेंट बन जाता है वेस्ट वाटर का। ठीक है, दिस म्युनिसिपल वेस्ट वाटर, घरों से निकलने वाला जो गंदा पानी होता है, यूज्ड पानी होता है, दिस म्युनिसिपल वेस्ट वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड सीवेज। क्लास 12th में जो स्टूडेंट्स हैं वो साथ में डेफिनेशंस भी लिखते हैं, तो यहाँ पर उनको सीवेज की डेफिनेशन मिलती है, दैट इज म्युनिसिपल वेस्ट वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे एक डेफिनेशन है, दिस म्युनिसिपल वेस्ट वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड सीवेज। इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। बेटा ऑब्वियसली ना, ऑर्गेनिक मैटर तो बहुत सारा होता है, जैसे ह्यूमन एक्सक्रीटा ही है, ह्यूमन एक्सक्रीटा में बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर ही होता है। तो जितना भी गंदा पानी घरों से रिलीज होता है, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर होता है, उसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर और बहुत सारे माइक्रोब्स ऑलरेडी उसमें होते हैं। जो गंदा पानी होता है उसमें ऑलरेडी बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, अभी हम ये नहीं पढ़ रहे माइक्रोब्स कैसे हेल्प कर रहे हैं पानी को साफ करने में, अभी तो हम इतनी बात करें कि उस गंदे पानी को जिसे हमें साफ करना है, उस गंदे पानी में ऑलरेडी बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर और बहुत सारा माइक्रोब है, मैनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक। और इस माइक्रोब में से बहुत सारे खराब माइक्रोब्स होते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक यानी कि डिजीज कॉजिंग, जो पैथोजन का काम करते हैं। तो गंदा पानी है, घरों से जो रिलीज हो रहा है, उस गंदे पानी में बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर है, बहुत सारे माइक्रोब है, उस माइक्रोब में से बहुत सारे माइक्रोब ऐसे हैं जो डिजीज भी कॉज कर सकते हैं, पैथोजन का भी काम कर सकते हैं। Have you ever wondered where this huge quantity of sewage यानी कि गंदा पानी
और अर्बन वेस्ट वाटर इज डिस्पोज्ड ऑफ डेली। अर्बन वेस्ट वाटर मतलब कि शहरों से, रूरल बोलते हैं बेटा गांव वाले एरिया को, अर्बनाइज्ड जब हो जाता है शहर वाले एरिया को अर्बन बोलते हैं। तो शहरों से जितना भी वेस्ट वाटर निकल रहा है वो कहाँ जाता है? डेली के डेली इतना पानी जो रिलीज होता है। दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम्स डायरेक्टली। आप रिवर्स और स्ट्रीम्स में इनको डायरेक्टली नहीं डिस्पोज कर सकते। यू कैन अंडरस्टैंड वाई? यस यू कैन अंडरस्टैंड वाई। आपको अगर वाई का आंसर लिखना, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए आपको जो भी क्वेश्चन मिले उसका आंसर लिखना, तो आप क्या बोलेंगे? क्योंकि नेचुरल वाटर बॉडीज, so that natural water bodies do not get polluted। अब हम नेचुरल वाटर बॉडीज में थोड़े सारा का सारा गंदा पानी, ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रोब, पैथोजेनिक माइक्रोब सब कुछ नहीं रिलीज कर सकते। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो जाएगा उस पानी में, वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा, तो इसलिए हम नहीं करते उसको डिस्पोज। तो हम क्या करते हैं? बिफोर डिस्पोजल, हेंस, देयरफॉर। हेंस, हेंस यानी कि देयरफॉर। बेटा एनसीईआरटी में से कोई भी एक भी ऐसा वर्ड मिले, हेंस, देयरफॉर, सिंस, बिकॉज, तो आपको असर्शन रीजन मिलता है। तो देयरफॉर सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटी। यहाँ पर आपको मिल गई फुल फॉर्म। फुल फॉर्म क्या मिल रही है? एसटीपी, दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये क्या होते हैं? ऐसी जगह जहां पर सीवेज को ट्रीट किया जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा। देयरफॉर आप निकाल रहे हो तो इसका आप कारण क्या निकालोगे? रीजन क्या निकालोगे? क्यों ऐसा किया? इसकी पिछली लाइन में आओ, आपने क्या पढ़ा? दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम्स डायरेक्टली। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई नहीं डिस्पोज करते हैं? क्योंकि वाई का आंसर यहां पर दिया है, इसलिए। वाई तो आपको पता है कि क्यों नहीं डिस्पोज करते, और इसलिए डिस्पोज नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको ट्रीट करते हैं। तो यहां से बेटा आपको एनसीईआरटी से असर्शन रीजन का क्वेश्चन मिलता है। एनसीईआरटी बेस बहुत ही सिंपल सा है, ये आप पढ़ते हुए भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, कि हम सीवेज को ट्रीट करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। रीजन क्या है होना चाहिए इसका? क्योंकि वाटर पॉल्यूशन को हमें प्रिवेंट करना है, हम डायरेक्टली उसको डिस्पोज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वाटर का पॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, टू मेक इट लेस पॉल्यूटिंग। अब जीरो तो वेस्ट नहीं होता, पर लेस पॉल्यूटिंग हो जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय द हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स। ध्यान दो बेटा, सारी इंपॉर्टेंट बातें कवर करते जा रहे हैं हम, कि ये जो ट्रीटमेंट है वो किससे हो रहा है? ये हो रहा है हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स से नेचुरली हो रहा है, विच इज प्रेजेंट इन द सीवेज। ध्यान दो, यहां पर जो हम सीवेज की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमने इस वाले पैराग्राफ से पॉइंट क्या बनाया? सीवेज क्या होता है? तो तुमने बोला मैम सीवेज क्या होता है? म्युनिसिपल वेस्ट वाटर। छोटा सा फ्लैश कार्ड बना रही हूं, या आप कॉपी में अगर नोट्स बना रहे हैं एक साथ लिखेंगे इस टॉपिक के अंदर। पहला पॉइंट आपका, ये मैंने वहां पर भी लिख दिया क्योंकि हम टॉपिक में पहले नाम को डिकोड करते हैं फिर ही आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, सीवेज क्या होता है? अब इस म्युनिसिपल वेस्ट वाटर में सीवेज में क्या क्या होता है? इसके अंदर बेटा बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है, प्लस बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं। चलो ठीक है, इस माइक्रोब्स में फ्यू आर पैथोजेनिक, मैनी आर हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स। ठीक है, बहुत सारे क्या होते हैं? माइक्रोब्स हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, जो ऑटोट्रॉफिक नहीं, खाना खुद नहीं बना रहे हैं, कहीं से खाना खा रहे हैं। और देखो यही माइक्रोब जो गंदे पानी में ही है, हेटेरोट्रॉफिक है, उनको कुछ खाने को चाहिए, हम इनको ले जाएंगे, इस सीवेज को कहाँ लेके जाएंगे? एसटीपी में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। हम कहाँ लेकर जाएंगे बेटा? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर लेके जाएंगे, जिसमें जो सीवेज होगा उसके अंदर माइक्रोब होगा, और उस माइक्रोब को हेटेरोट्रॉफिक है, खाना चाहिए, हम खाने के लिए क्या दे देंगे? यही वाला ऑर्गेनिक मैटर। तो हम प्लांट के अंदर क्या करने वाले हैं? इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हम क्या करने वाले हैं? गंदा पानी हमने डाला, गंदे पानी में ही जो माइक्रोब है
उस गंदे पानी में ही जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको ही खाएगा और इसलिए उसका पोल्यूशन कम हो जाएगा और हम उस पानी को साफ करके वाटर बॉडी में रिलीज कर देंगे। ये काम हम नहीं कर रहे, हमने प्लांट प्रोवाइड किया। ये सारा काम जो माइक्रोब कर रहा है वो नेचुरली प्रेजेंट है। जो प्लांट हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें माइक्रोब डाल नहीं रहे, जो माइक्रोब ऑलरेडी गंदे पानी में है, नेचुरली जो माइक्रोब प्रेजेंट है वही ये काम कर रहा है। अब फिर से पढ़ो, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय द हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स ऑब्वियसली नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। जो सीवेज में नेचुरली प्रेजेंट है वही माइक्रोब्स, वही हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, दिस ट्रीटमेंट इज कैरीड आउट इन 2 स्टेज। अब हम ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि एसटीपी में प्लांट में हम गंदा पानी पहुंचा रहे हैं तो ये काम कैसे हो रहा है। बट दिस इज द इंट्रोडक्शन और यू कैन से क्रंच है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं। इस बोर्ड पे ज्यादा कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको एनसीईआरटी का एक पहला छोटा सा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ बताया है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पे भी लिखा था, यहाँ पर भी लिखा है, सीवेज क्या होता है वहां पर भी लिखा था, यहाँ पर भी लिखा है। तो सब कुछ सेम है, आपको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने यहाँ पर 3 पॉइंट ही कवर किए हैं इस पूरे पैराग्राफ में। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सीवेज को ट्रीट करते हैं, जिसके लिए हमारे पास पूरे एनसीईआरटी का पार्ट है। ये सारा कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में, जो मैं आपको ये दोनों पेज, दोनों स्लाइड्स अभी कवर कराऊंगी। बट उससे पहले क्या हो गया, कहीं सब उड़ गया हो, उड़ तो गया है, ओहो कोई बात नहीं बेटा, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया, ये पूरा उड़ गया है। पर अपन जहाँ से स्टॉप किया था वहीं से शुरू कर रहे हैं। फिर से मैं वो स्लाइड्स ले रही हूँ, अभी आपको 3 पॉइंट्स बताए थे, वहीं से बस आगे कवर करते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर कैसे सीवेज होगा। देखो, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में सीवेज ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम। इस सीवेज ट्रीटमेंट में आ जाते हैं, ये कवर्ड है, ये कवर्ड है। अब आते हैं सीवेज ट्रीटमेंट में। ये वाला स्लाइड मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है पूरा का पूरा, जिसके बाद अब हम पूरा ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। पर ये ट्रीटमेंट पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार शॉर्ट में बताती हूँ कि हम क्या अब क्या होगा, थोड़ा सा समझ लेंगे ना तो एनसीईआरटी की लाइंस को डिकोड करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा टॉपिक समझ लेते हैं। देखो, अपन कहाँ चले, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में चले गए। समझ लो ये पूरा का पूरा बोर्ड क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ना, वो जगह है जहाँ पर हम सीवेज को ट्रीट कर रहे हैं। इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हम लेके आए सीवेज, गंदा पानी लेकर आए। ठीक है, हम गंदा पानी लेकर यहाँ पर आ गए। जब हम गंदा पानी लेके आए तो इस गंदे पानी को सबसे पहले हमने साफ करने के लिए क्या किया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर सीवेज 2 स्टेजेस में क्लीन होता है, एक प्राइमरी ट्रीटमेंट, एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कहाँ से कहाँ तक प्राइमरी है, कहाँ से कहाँ तक सेकेंडरी है। सिंपल सी बात है, गंदा पानी आया है तो सबसे पहले आप उसको छान दीजिए और छान के मोटे मोटे जितने भी कंकड़ पत्थर हैं वो निकल जाएंगे। यानी आप कर रहे हैं सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। क्या कर रहे हैं बेटा, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। स्टेप नंबर 1 आप क्या करेंगे, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। सीक्वेंस में बड़ी छन्नी, फिर उससे छोटी छन्नी, फिर उससे पतली छन्नी से आप करते जाएंगे तो बड़े पार्टिकल्स, उससे छोटे पार्टिकल्स, उससे जितने भी ऐसे पार्टिकल्स वाली गंदगी होगी पानी में वो क्लीन होती जाएगी। चलो हो गई। उसके बाद मान लो बालू मिट्टी जैसा कुछ ऐसी चीज रह गई जो छन्नी में नहीं रुक रही, तो आप उस पानी को जैसे होता है ना थोड़ी देर रख देंगे तो बालू नीचे बैठ जाता है। ठीक वैसे ही आप क्या करेंगे यहाँ पर भी, इसके बाद आप क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन। क्या करेंगे बेटा, सेडिमेंटेशन, मतलब उस पानी को ठहरा देंगे अगर हम, तो पानी में से जितने भी मोटे पार्टिकल्स होंगे वो बचे हुए नीचे बैठ जाएंगे। जिनको छन के निकलना होगा निकल गए। उसके बाद जो उससे भी छोटे पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर साफ पानी तो नहीं बोलूंगी पर लिक्विड पार्ट ऊपर रह जाएगा। जैसे ही आप सेडिमेंटेशन करेंगे आपको 2 पार्ट्स मिलेंगे। ठीक, एक तो आपको मिलेगा सेडिमेंट जो नीचे बैठ गया, और एक होगा बेटा सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट जो ऊपर तैर रहा है, सुपरनेटेंट को अपन क्या कहते हैं, एफ्लुएंट। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाया है, कोई इस टॉपिक के टर्म नहीं लिए। सिंपल सी बात करें, गंदा पानी लेके आए, फिल्टर किया, सेडिमेंट किया, तो आपको 2 पार्ट मिलेंगे, एक सेडिमेंट जो नीचे बैठ जाएगा और एक सुपरनेटेंट यानी एफ्लुएंट। ये तो जनरल टर्म होती है, यानी जो पानी ऊपर रह जाएगा। अब हम टर्म्स की बात करते हैं जो हमको याद रखनी है। सबसे पहले तुम याद रखो कि ये जो आपको एफ्लुएंट मिला है इसको हम प्राइमरी एफ्लुएंट बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे,
प्राइमरी एफ्लुएंट, क्योंकि सबसे पहली बार अभी हमको ऐसे एफ्लुएंट अलग से मिला है। ठीक है, ये सारा काम कहाँ पर हो रहा है? ये प्राइमरी एफ्लुएंट आपको कहाँ मिला है? जहाँ पर हम जिस टैंक में सेटल कर रहे हैं सेडिमेंट को, एक टैंक होगा बड़ा सा, उसमें हम पानी को रखेंगे तो सेटल हो जाएगा, सेडिमेंटेशन हो जाएगी। तो उस टैंक को हम क्या बोलेंगे? ये कहाँ से मिल रहा है हमको ये सारा कुछ? समझना है ना, ये सारा कुछ हमको कहाँ से मिल रहा है? ये सारा कुछ हो रहा है, जो सेडिमेंट मिल रहा है, ऊपर पानी है, ये हमको मिल रहा है बेटा सेटलिंग टैंक में। सेटलिंग टैंक में ही तो सेटल होगा, सेटलिंग टैंक में सेटल होगा। अब क्योंकि हमने पहली बार पानी को ऐसे सेटल करा ताकि कचरा नीचे रह जाए और थोड़ा सा जो बेटर साफ पानी है वो ऊपर रह जाए, पहली बार ऐसा करा, इसलिए हम इसको प्राइमरी सेटलिंग टैंक कहते हैं। इसलिए हम इसको प्राइमरी सेटलिंग टैंक कहते हैं। तो ये हो गया आपका प्राइमरी सेटलिंग टैंक, जिसके अंदर आपको क्या मिला? प्राइमरी एफ्लुएंट। और यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस को आप बोलते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। जब गंदे पानी को लाके आप फिल्टर करा के, सेडिमेंटेशन करा के और प्राइमरी सेटलिंग टैंक के अंदर सेटल कराते हैं, जिससे आपको प्राइमरी एफ्लुएंट मिलता है, तो इस ट्रीटमेंट को हम कहते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। अभी गंदे पानी का प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ है, पहला ट्रीटमेंट हुआ है, कहां पर? प्राइमरी सेटलिंग टैंक में। इस प्राइमरी ट्रीटमेंट में प्राइमरी सेटलिंग टैंक, प्राइमरी ट्रीटमेंट से आपको क्या मिलेगा? प्राइमरी एफ्लुएंट मिलेगा। अब जाके आपको पहला एफ्लुएंट मिला है। ठीक है, यहां तक तो हमने मैकेनिकली चीजें कर दी। अब हम इस प्राइमरी एफ्लुएंट को लेकर जाएंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। कहां लेकर जाएंगे बेटा? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में काम होगा उस माइक्रोब का जिसकी हम बात कर रहे थे कि भाई गंदे पानी में ही जो माइक्रोब्स हैं वही हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब से हम पानी को साफ करेंगे। तो बायोलॉजिकल एंटिटी का यूज अब होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज अब होगा, और इसीलिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट अब हम करने जा रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले हम इस प्राइमरी एफ्लुएंट को प्राइमरी सेटलिंग टैंक से, मैं बार बार अगर बोल रही हूं मतलब दैट इज इंपॉर्टेंट, आपको क्लास में याद हो जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट नहीं होता तो हम एक बार ही बोल के आगे बढ़ जाते हैं, बट ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्राइमरी सेटलिंग टैंक से प्राइमरी एफ्लुएंट को प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद लेकर हम जाएंगे कहां पर? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, जिसमें से सबसे पहले हम इसकी टैंक बदलेंगे और दूसरे टैंक में इसको डाल देंगे, और उस टैंक का नाम है एरेशन टैंक। इसमें हम एयर प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इसको एरेशन टैंक बोल रहे हैं। क्या होता है इसमें अभी हम पढ़ेंगे, एनसीईआरटी कवर करेंगे। ठीक है, एरेशन टैंक में क्या होगा? हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करके उसी माइक्रोब को बोलते हैं कि जितना भी अंदर ऑर्गेनिक मैटर उसको खाना शुरू करो, तो वो खाएंगे उसको। ठीक है, और फिर इस एरेशन टैंक के बाद दोबारा से हम एक सेटलिंग टैंक का यूज करेंगे। दोबारा से हम एक सेटलिंग टैंक का यूज करेंगे, क्योंकि आप एक बार सेटलिंग टैंक यूज कर चुके हैं, दोबारा यूज करें, इसलिए अब हम इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। अब हम इसको क्या बोल देंगे बेटा? एरेशन टैंक और सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। प्राइमरी सेटलिंग टैंक प्राइमरी ट्रीटमेंट में, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। ठीक है, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में फिर से क्या होगा? सेटलमेंट होगा, गंदी चीजें सेटल हो जाएंगी, साफ पानी ऊपर रह जाएगा। तो इसके बाद फिर से क्या होगा? आपको मिलेगा सेडिमेंट जो नीचे बैठ गया, और आपको मिलेगा एफ्लुएंट। आपको बोलना है तो आप इस एफ्लुएंट को क्या बोल दो? सेकेंडरी एफ्लुएंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में प्राइमरी एफ्लुएंट मिला है प्राइमरी सेटलिंग टैंक में। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में आपको फिर से एफ्लुएंट मिलता है सेटल होने के बाद, सुपरनेटेंट मिलता है, उसको आप क्या बोल दो? सेकेंडरी एफ्लुएंट। ये मैक्सिमम है जो हम एसटीपी के अंदर इसको साफ बना लेते हैं पानी को। देखो कचरा यहाँ पर निकला, फिर सेडिमेंटेशन से सेडिमेंट कचरा यहाँ पर निकला,
फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट में सेडिमेंट, कचरा यहाँ पर निकला। अब जो पानी साफ हुआ इसको हम लेके चले जाते हैं वाटर बॉडीज में मिलाने के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक की जो प्रक्रिया होती है, यहाँ से जब आप प्राइमरी एफ्लुएंट को लेके आते हैं और ये सब काम करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। तो अब आप इजीली कह सकते हैं कि सीवेज जो ट्रीटमेंट होता है वो 2 स्टेजेस में होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर स्टेप्स क्या आती है, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, फिर सेडिमेंटेशन, जिससे आपको मिलता है प्राइमरी एफ्लुएंट। फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर स्टेप क्या होती है, एरेशन टैंक, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, जिससे आपको फिर से मिलता है सेकेंडरी एफ्लुएंट। अभी हम इसको और भरेंगे, ये सब कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और भरेंगे, लेकिन एक बारी के लिए मैं आपको इतना समझा रही हूँ ताकि हम एनसीईआरटी कवर कर पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए एनसीईआरटी पे देखिए, दिस ट्रीटमेंट इज कैरीड आउट इन 2 स्टेजेस। पहला स्टेज पढ़ेंगे एनसीईआरटी से। पहला स्टेज क्या है, स्टेज नंबर 1। स्टेज नंबर 1 इज, स्टेज फर्स्ट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट। ठीक है, these treatment steps basically involve physical removal of particles। जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो फिजिकली रिमूव हो जाते हैं। फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स, लार्ज एंड स्मॉल, चाहे बड़े पार्टिकल्स हो या छोटे पार्टिकल्स हो, फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो अगर आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट के बारे में लिखना हो, क्या क्या स्टेप्स लिख सकते हैं, स्टेज फर्स्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट। हम उस चार्ट में तो सब कुछ कर ही रहे हैं, पर आप जो नोट्स बनाते हैं शॉर्ट में सब कुछ एनसीईआरटी का लिखते हैं इंपॉर्टेंट, उसके लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट में आप क्या करेंगे, फिजिकल रिमूवल ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स। जितने भी पार्टिकल्स होंगे उसमें उसका रिमूवल करेंगे। इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। कई तरह के फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन होते हैं, डिपेंड करता है हम कैसे कैसे उसको कर रहे हैं, हमको उतनी डिटेल में नहीं जाना। अगला ये, दीज आर रिमूव्ड इन स्टेजेस। इनिशियली सबसे पहले फ्लोटिंग डेब्रीज इज रिमूव्ड बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। जो आप सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन कर रहे हैं इससे क्या होगा, फ्लोटिंग डेब्रीज रिमूव्ड। मतलब कि जो कचरा तैर रहा था, पार्टिकल्स जो तैर रहे थे वो सारे रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो आगे, देन द ग्रिट, सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स, जो मिट्टी रह जाती है और एकदम छोटे छोटे कंकड़ होते हैं जो फिल्टर नहीं हो पाते हैं, उसको हम ग्रिट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, ग्रिट। आप चाहें तो एक और वो ऐड कर सकते हैं, डेफिनेशंस। अगर मैं यहाँ पर लिखूं, ये पेज आपका भरा हुआ होगा, बीच में अभी स्क्रीन बंद हो गई थी इसलिए अभी खाली मिल रहा है मुझे, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। अगर मैं डेफिनेशंस लिखूं तो आपको मिली सीवेज की डेफिनेशन, दैट इज म्युनिसिपल वेस्ट वाटर। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन अगर मैं लिखूं कि ग्रिट क्या होता है, दूसरी डेफिनेशन लिखूं ग्रिट क्या होता है। अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से अलग से ही याद है तो आपको बार बार उस जगह पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रिट क्या होता है, जो पानी के अंदर सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं जो छन नहीं पाते, उसको हम ग्रिट कहते हैं। तो ग्रिट एंड स्मॉल पेबल्स ये रिमूव हो जाते हैं यहाँ पर जब हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। ग्रिट इज रिमूव्ड। ठीक है, फ्लोटिंग डेब्रीज रिमूव्ड, ग्रिट इज रिमूव्ड। आइए वापस से, then the grit, that is soil and small pebbles, are removed by sedimentation. All solids that settle form the primary sludge. जब आप सेडिमेंट कर रहे हैं तो क्या सेडिमेंट हो रहा है, देखो आपने फिल्टर किया, फिर आपने बचे हुए पानी को सेडिमेंट कराया तो आपको सेडिमेंट मिला। इस सेडिमेंट में ही तो सेडिमेंटेशन से जो ग्रिट रिमूव हुआ है वो आएगा। सेडिमेंट में क्या है, ग्रिट है, यानी कि इसके अंदर क्या है, सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स। ठीक है, ये रिमूव हो गए हैं, यही तो लिखा हुआ है ना। अरे वेट,
फिर से पढ़ो यहाँ से, दीज आर रिमूव्ड इन स्टेजेस, इनिशियली फ्लोटिंग डेब्रीज इज रिमूव्ड बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, हो गई रिमूव, देन द ग्रिट आर रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन, तो सेडिमेंटेशन में जो सेडिमेंट मिलेगा, जो सॉलिड है, जो सेटल होगा, सॉलिड दैट सेटल, सेडिमेंटेशन में जो सेडिमेंट सॉलिड जो सेटल होगा, उसमें होता क्या है, उसी को हम प्राइमरी स्लज कहते हैं। अब सेटल क्या होगा, ग्रिट ही तो सेटल होगा, और हम इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी स्लज। इंपॉर्टेंट अगला हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मिल रहा है कि हमें सेडिमेंट जिसमें ग्रिट सेटल हो जाता है, सॉलिड जो सेटल हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, प्राइमरी स्लज। प्राइमरी ट्रीटमेंट में ये जो हमको कचरा मिला है उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्लज। देखो ये कचरा यही रिमूव कर दिया, साफ पानी ये रहा है, फ्लुएंट सुपरनेटेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में आपको जो कचरा मिला उसको आप क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्लज। ठीक है, देखो ठीक है, फॉर्म दी प्राइमरी स्लज एंड द सुपरनेटेंट यानी एफ्लुएंट फॉर्म्स दी एफ्लुएंट, जो ऊपर रह गया उसको हम क्या बोलेंगे, एफ्लुएंट। द एफ्लुएंट फॉर्म दी प्राइमरी एफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक, इसी के अंदर ये काम हो रहा है, इज टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब इस एफ्लुएंट को आप चाहें तो क्या बोल सकते हैं, इस एफ्लुएंट को आप प्राइमरी एफ्लुएंट बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब कि इस वाले डायग्राम में देखो, प्राइमरी सेटलिंग टैंक के अंदर प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमको प्राइमरी स्लज मिला और प्राइमरी एफ्लुएंट मिला। ठीक है, इतना हो गया कवर। अब हम आएंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। यानी सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम माइक्रोब्स का यूज करने वाले हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट हैं। स्टेज 2 अगर अब हम लिखें, स्टेज 2 इज सेकेंडरी और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो तुम ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हो कि ट्रीटमेंट एसटीपी के अंदर हम माइक्रोब्स का यूज करेंगे। वो माइक्रोब्स यहाँ प्राइमरी में नहीं, सेकेंडरी पार्ट में यूज होंगे। कैसे माइक्रोब्स हैं बेटा, हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स है। कहाँ पर प्रेजेंट है, नेचुरली इन सीवेज, गंदे पानी में ही जो नेचुरली प्रेजेंट है उसकी ही बात कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। द प्राइमरी एफ्लुएंट, वो जो एफ्लुएंट यहाँ से निकला है, प्राइमरी एफ्लुएंट उसको कह सकते हैं, मैंने पहले ही लिख दिया यहाँ पे, कहाँ से निकला है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक से। द प्राइमरी एफ्लुएंट इज पास्ड इनटू लार्ज एरेशन टैंक्स, अब उसका नंबर आएगा, वो एरेशन टैंक्स में जाएंगे। वेयर इट इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मैकेनिकली, हम उसको एजिटेट करते हैं मैकेनिकली, मतलब कोई पार्ट होता है ऐसा जिससे मैकेनिकली हम उसको एजिटेट करना, मतलब मिक्स करना, मिक्स किया जाता है, एजिटेटेड। ठीक है, तो जो प्राइमरी एफ्लुएंट आया उसको एरेशन टैंक के अंदर कॉन्स्टेंटली मिलाया जाता है एंड एयर इज पम्प्ड इनटू इट। दिस अलाउज विगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स। देखो क्या कह रहा है, जब आप यहां से बेटा प्राइमरी एफ्लुएंट को लेकर जाओगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए एरेशन टैंक्स में, तो सबसे पहले लिख लेते हैं, एरेशन टैंक्स क्या होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं। चलो ठीक है, लार्ज एरेशन टैंक्स में हम लेकर जाएंगे। लार्ज एरेशन टैंक में आप क्या लेके गए हो, प्राइमरी सेटलिंग टैंक से प्राइमरी एफ्लुएंट को लेके गए हो। तो यहाँ पर ले जाने के बाद आप क्या करोगे, पूरी लाइन लिखती हो तो और समझ आएगा आपको। प्राइमरी एफ्लुएंट इज कॉन्स्टेंटली, लगातार, एजिटेटेड, मिक्स किया जाता है, मैकेनिकली उस टैंक के अंदर मिक्स किया जाता है, कोई पार्ट होता है उससे मिक्स किया जाता है मैकेनिकली। तो प्राइमरी एफ्लुएंट विच कम्स फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक विच कम्स फ्रॉम द प्राइमरी ट्रीटमेंट इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मैकेनिकली इन द लार्ज एरेशन टैंक इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट का जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें। ठीक है, जिससे एयर इज पम्प्ड। ठीक है, एयर पंप की जा रही है, एयर पंप की जा रही है, और इस एफ्लुएंट के अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स हैं। उससे क्या होगा, एयर का यूज करके विगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक, जो ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं।
आप उसको मिक्स कर रहे हो, एयर प्रोवाइड कर रहे हो, तो एयर का यूज करके बहुत सारे माइक्रोब उसमें से ग्रो करते हैं। विगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स, ऐसा होगा। इसकी वजह से क्या होगा, फ्लॉक्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे बेटा, फ्लॉक्स बन जाएंगे। अब ये फ्लॉक्स क्या होते हैं, डेफिनेशन कॉपी करेंगे अपन, देखो। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में द प्राइमरी एफ्लुएंट is passed into large aeration tanks where it is constantly agitated mechanically and air is pumped into it. This allows, इससे क्या होगा, vigorous growth of useful aerobic microbes. क्या होगा, इससे एयर पंप करेंगे और मिक्स करेंगे तो क्या होगा, vigorous growth of useful aerobic microbes. किस चीज में ये यूजफुल माइक्रोब क्या बना लेंगे बेटा, फ्लॉक्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे, फ्लॉक्स। अब फ्लॉक्स क्या होता है, masses of bacteria associated with fungal filaments to form mesh like structures. जब हम एयर प्रोवाइड करते हैं उस टाइम पर क्या होगा, उस टाइम पर फ्लॉक्स फॉर्म हो जाएंगे। ये फ्लॉक्स क्या होते हैं, मास होता है, गुच्छा होता है। किस चीज का, बैक्टीरिया का गुच्छा। किसके साथ, विथ फंगल फिलामेंट, फंगल फिलामेंट्स, ठीक है। फ्लॉक्स क्या होते हैं, गुच्छे होते हैं। तो जब हम प्राइमरी एफ्लुएंट को एरेशन टैंक में ले जाके मिक्स करते हैं और एयर पंप करते हैं, तो उसके अंदर जो यूजफुल एरोबिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, वो बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। कुछ फंगल फिलामेंट भी होते हैं, उसके साथ ऐसे गुच्छा 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 बनाते हैं। उन गुच्छों को हम क्या कहते हैं, फ्लॉक्स कहते हैं। तो फ्लॉक्स आर मासेस ऑफ बैक्टीरिया विद फंगल, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, सी masses of bacteria associated with fungal filaments to form mesh like structure, थोड़ा जाली जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। While growing, these microbes consume the major part of the organic matter in the effluent. अब हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, हमको क्यों चाहिए कि फ्लॉक्स बन जाए। सी, जब बैक्टीरिया ग्रो करेगा, ध्यान से सुनना, हमने एयर दिया, ऑक्सीजन दिया, जिससे एरोबिक माइक्रोब ग्रो किया। ग्रो किया तो ग्रोथ के लिए खाना भी तो चाहिए। खाना कहाँ से आएगा, ये कंज्यूम क्या करेंगे, इसी गंदे पानी के अंदर जो प्राइमरी एफ्लुएंट है, आपने करा ना, सीवेज के अंदर ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब दोनों होते हैं। तो माइक्रोब ये रहे और इनको ग्रो करने के लिए खाना चाहिए, तो गंदे पानी में जो ऑर्गेनिक मैटर उसको कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सीवेज, गंदे पानी में। अब यहाँ पर कौन सा गंदा पानी है, कंकड़ पत्थर हटा दिए, ग्रिट हटा दिया, तो जो बचा था वो प्राइमरी एफ्लुएंट था। प्राइमरी एफ्लुएंट में बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर भी था, बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर बचा हुआ है, बहुत सारे माइक्रोब्स बचे हुए हैं। इसी माइक्रोब में से कुछ माइक्रोब को हमने एरोबिक माइक्रोब को, हेट्रोट्रॉफिक तो है ही, एरोबिक भी है, तो एयर दिया तो ये ग्रो किए तो खाना चाहिए, तो उसी गंदे पानी में जो खाना है ऑर्गेनिक मैटर, उसको उन्होंने खाया। समझ में आ रही है बात। तो हमने क्या टेक्निक अपनाई, हमने ऐसी टैक्टिस लगाई कि क्यों नहीं इसी के अंदर जो बैक्टीरिया उसी को ग्रो करा के इसी के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर उसको खाने को बोल दें, जिससे क्या होगा बेटा, जो पानी है उसमें से ऑर्गेनिक मैटर कम होने लग जाएगा और पानी साफ होने लग जाएगा। ऑर्गेनिक मैटर क्या हो जाएगा, कम होगा, क्योंकि वो बैक्टीरिया खा रहे हैं। इसीलिए हमने एरेशन टैंक में ये सब कुछ पहुंचा के उसको एजिटेट कर रहे हैं मैकेनिकली कॉन्स्टेंटली और एयर पंप कर रहे हैं, ताकि बैक्टीरिया ग्रो करे और वही खाना खाए, और वो जब खाना खाएगा तो पानी साफ होगा। ठीक है, अब देखो, जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर कम होता है सीवेज में, तो इसकी वजह से क्या होता है बेटा, अभी नीचे जगह नहीं है, आप नीचे एरो बना के लिख सकते हैं। BOD अगली फुल फॉर्म मिली है आपको, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ध्यान से सुनो, BOD क्या होता है, एक वो ऑक्सीजन की डिमांड जो कोई भी बायोलॉजिकल चीज करे। जैसे हमारी खुद की भी कुछ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, वैसे ही पानी के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसमें घुले हुए ऑक्सीजन को यूज करते हैं। ठीक है,
तो पानी के अंदर इसी ऑक्सीजन की डिमांड को हम बोल रहे हैं बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। समझो मेरी बात को कि पानी जिसमें जितना ज़्यादा खाना होगा उतना ज़्यादा ऑर्गेनिज्म इस खाने को खा सकता है और ग्रो कर सकता है। जितना ज़्यादा ऑर्गेनिज्म इस पर फीड कर सकता है, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है। जितना खाना उतनी बायोलॉजिकल ग्रोथ, जितनी बायोलॉजिकल ग्रोथ उतना ज़्यादा वो बायोलॉजिकल जो एंटिटी है उसको ऑक्सीजन चाहिए ग्रो करने के लिए। एक जीव को, ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? इधर से ऑक्सीजन दे दो, इधर से खाना दे दो। जितना ज़्यादा खाना होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ करके इस खाने को खा के वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा। खाना कम तो खाएगा क्या? समझ में आ रही है बात? तो खाना कम होगा तो वो ऑक्सीजन लेगा भी, तो उसके पास खाना खाने को नहीं है। हमको क्या चाहिए? खाना भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए। ऐसे ही पानी में जो भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको खाना भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए। जितना ज़्यादा खाना उतना ज़्यादा वो ऑक्सीजन लेंगे, खाना खाएंगे, ग्रो करेंगे। खाना ही कम हो जाएगा बेटा तो वो ऑक्सीजन कम लेंगे और कम ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास खाना नहीं है खाने के लिए। समझ में आ रही है बात? तो जितना ज़्यादा खाना उतना ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जितना कम खाना उतनी कम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है। समझ में आ रही बात? सिंपल सी बात याद रखो कि पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीओडी। जितना ज़्यादा बीओडी मतलब उतने ज़्यादा कीड़े हैं जो खा रहे हैं उस पॉल्यूशन के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको खा रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। जितना कम बीओडी मतलब ऑक्सीजन कम चाहिए, ऑक्सीजन कम चाहिए मतलब ऑर्गेनिक मैटर कम होगा, तभी तो ऑक्सीजन कम चाहिए, यानी कि पॉल्यूशन कम है। समझ में आ रही है बात? तो इसी के अंदर जो हेट्रोट्रॉफिक एरोबिक माइक्रोब्स हैं वो इसके अंदर का ऑर्गेनिक मैटर खा रहे हैं, यानी खाना कम कर रहे हैं। खाना कम होगा तो ऑक्सीजन भी कम लेगा माइक्रोब, क्योंकि अब वो खाना क्या खाएगा? ऑक्सीजन लेके क्या करेगा अगर खाना ही नहीं है? तो बीओडी क्या होता है बेटा? कम होने लग जाता है। जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम होता है बीओडी गिरने लग जाता है। ठीक है, समझिए। आइए यहाँ पर देखिए, सी फिर से करो, यहां से सब चीज याद हो जानी चाहिए। द प्राइमरी एफ्लुएंट इज पास्ड इनटू द लार्ज एरेशन टैंक वेयर इट इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मैकेनिकली एंड एयर इज पम्प्ड इनटू इट। दिस अलाउज विगरस यानी बहुत फास्ट, विगरस मतलब क्या? फास्ट, विगरस मतलब फास्ट ग्रोथ ऑफ यूजफुल, विगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब। हेट्रोट्रॉफिक तो है ही और एरोबिक माइक्रोब्स ऑब्वियसली ऑक्सीजन दोगे तो और एरोबिक माइक्रोब भी ग्रो करेंगे। इनटू फ्लॉक्स, ये क्या बना लेते हैं? माइक्रोब फ्लॉक्स बना लेते हैं। कौन कौन से माइक्रोब फ्लॉक बनाते हैं? बैक्टीरिया। किसके साथ, किस माइक्रोब के साथ फ्लॉक बनाता है? फंगल फिलामेंट के साथ। और कैसा स्ट्रक्चर बन जाता है? मैश लाइक, जाली जैसा। ठीक है। While growing, these microbes consume the major part of the organic matter of the effluent. कौन से effluent की बात कर रहे हैं बेटा? प्राइमरी effluent की। कौन से effluent की बात कर रहे हैं? प्राइमरी effluent की। प्राइमरी एफ्लुएंट में क्या था? बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर, उसको किसने कंज्यूम कर लिया? इस फ्लॉक्स ने, यानी कि बैक्टीरिया ने और फंगस ने कंज्यूम कर लिया। क्यों? क्योंकि ये एरोबिक है और हम क्या दे रहे हैं? एयर। एयर दे रहे हैं यानी कि क्या जा रहा है साथ में? ऑक्सीजन। और ये ग्रो कर रहे हैं। ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और खाना चाहिए। तो खाने में हमने इसको क्या दे दिया बेटा? खाने में हमने इसको ऑर्गेनिक मैटर दे दिया जो उसी में था ऑलरेडी। ठीक है। This significantly reduces the BOD, biochemical oxygen demand of the effluent. अब कौन सा effluent? प्राइमरी effluent जो हमने भेजा था सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, उसका BOD कम हो रहा है। कैसे कम हो रहा है? क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर कम हो रहा है। कैसे कम हो रहा है? क्योंकि जो उसमें माइक्रोब्स हैं वो उस ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर रहे हैं। BOD refers to the amount of the oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria. अगर हम बैक्टीरिया प्रोवाइड करें पानी के अंदर तो वो बैक्टीरिया, देखो BOD refers to the amount of oxygen, उस बैक्टीरिया को कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा
अगर वो 1 लीटर पानी में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर उसको कंज्यूम करती है, ठीक है, 1 लीटर पानी में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको कंज्यूम करने के लिए बैक्टीरिया को जितना ऑक्सीजन चाहिए होता है उसी को हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द BOD इज रिड्यूस्ड। कब तक हम ऐसा करते हैं बेटा? जब तक BOD काफी कम नहीं हो जाता। द BOD टेस्ट मेजर्स द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अ सैंपल ऑफ वाटर एंड दस इनडायरेक्टली BOD is a measure of the organic matter present in the water। पानी में कितना ऑर्गेनिक मैटर ये हमको BOD से पता चलता है। जितना ज्यादा BOD उतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, उतना गंदा पानी है। जितना कम BOD उतना कम ऑर्गेनिक मैटर है, उतना कम गंदा पानी हो चुका है। जब तक BOD बहुत कम नहीं हो जाएगा तब तक हम ये ट्रीटमेंट करते रहते हैं। द ग्रेटर द BOD ऑफ वेस्ट वाटर मोर इज इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। जितना ज्यादा BOD होगा उतना पॉल्यूटिंग पोटेंशियल, जितना कम BOD उतना कम पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। यानी कि BOD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। और BOD की भी आप डेफिनेशन ऐड कर सकते हैं, आपने फर्स्ट पेज में लिखी है वहां पर। BOD रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज्ड बाय बैक्टीरिया। और ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट का एक फोटो किसी प्लांट का यहाँ पर लगाया गया है, ठीक है। आगे आते हैं। Once the BOD of sewage or waste water is reduced significantly, the effluent is then passed into a settling tank where the bacterial flocks are allowed to sediment। वापस से आइए इस वाले डायग्राम पे। अब क्या होगा? एरेशन टैंक के बाद आप आ जाएंगे सेटलिंग टैंक में, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में। अब यहाँ पर क्या नीचे बैठ जाएगा? अब यहाँ पर क्या नीचे बैठ जाएगा? यही जो फ्लॉक्स बन गए थे एरेशन टैंक के अंदर, बहुत सारे फ्लॉक्स बन गए, अब वो नीचे बैठ जाएंगे, सेटलिंग टैंक में सेटल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या सेटल हो जाएगा? फ्लॉक्स। चलिए, जो चीज सेडिमेंट होती है यहाँ पर, जैसे ग्रिट सेडिमेंट हुआ था, जो सॉलिड सेटल होता है, सेटलिंग के टैंक के अंदर क्या होगा? सेटल होगा। क्या सेटल होगा? सॉलिड। सॉलिड को ही हम क्या बोलेंगे? सेडिमेंट। वैसे इसमें जो सेटल हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? स्लज। तो यहाँ पर आपने प्राइमरी स्लज बोला था, तो इस सेडिमेंट को आप बोलते हैं स्लज, पर इसको आप कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। क्या कहते हैं बेटा? एक्टिवेटेड। आइए वापस से पैराग्राफ पे। वंस द BOD जब रिड्यूस हो जाएगा, एफ्लुएंट, कौन सा एफ्लुएंट? ये हो गया बेटा सेकेंडरी एफ्लुएंट। ये कौन सा सेकेंडरी एफ्लुएंट हो गया? ठीक है। इज देन पास्ड इनटू अ, सॉरी यहाँ पर तो अभी सिर्फ एफ्लुएंट बोल लीजिए, वही एफ्लुएंट जो प्राइमरी ट्रीटमेंट से आया है उसको अब हम पास कर देते हैं सेटलिंग टैंक में। अब इस सेटलिंग टैंक को जरूर आप क्या कह सकते हैं? इस वाले सेटलिंग टैंक को आप सेकेंडरी सेटलिंग टैंक कह सकते हैं, वेयर द बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट। सेडिमेंट में क्या आया? फ्लॉक्स आए। द सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। इस वाले सेडिमेंट को हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियल फ्लॉक जो नीचे बैठता है सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में। कहाँ पर? सेटलिंग टैंक में, सेकेंडरी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में जो फ्लॉक्स बैठ रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं? एक्टिवेटेड स्लज। A small part of the activated sludge is pumped back into the aeration tank to serve as the inoculum। ये बात समझो। देखो, इसमें काम करने के लिए, इस टैंक में काम करने के लिए आपको माइक्रोब तो थोड़ा बहुत चाहिए ही ना। अब यही माइक्रोब तो जाके इसमें नीचे बैठ जा रहा है ना। पर आप यहाँ पर तो पानी और साफ किए जा रहे हो, और साफ किए जा रहे हो, और आपको BOD कम करना है और ऑर्गेनिक मैटर कम करना है। तो आप इसी एक्टिवेटेड स्लज में से, इस एक्टिवेटेड स्लज में से थोड़ा सा फ्लॉक उठाओगे, थोड़ा सा बैक्टीरियल फ्लॉक उठाओगे और इसको ले जाके, कैसे एरो बनाए, इसको आप थोड़ा सा ले जाके एरेशन टैंक में डाल दोगे। यहां से थोड़ा सा एक्टिवेटेड स्लज हम उठा के इस एरेशन टैंक में लेके चले जाएंगे। क्यों लेके चले जाएंगे? इनोक्यूलम की तरह। इनोक्यूलम, ये एक्टिवेटेड स्लज का थोड़ा सा पार्ट हम क्या करेंगे? इनोक्यूलम की तरह ले जाएंगे। मतलब समझो मेरी बात, यहाँ पर आपने फिर से गंदा पानी लेके आए, फिल्टर किया, सेडिमेंट किया, तो जो पानी बचा उसको इसमें लेके गए। इस पानी में आप माइक्रोब को ग्रो करा रहे हो और ऑर्गेनिक मैटर को कम कर रहे हो, ठीक है। पर ऑर्गेनिक मैटर को तो आपको और कम करना है,
इसके बाद आप इसमें लेके गए तो ये माइक्रोब तो बैठ गया नीचे, इसमें से थोड़ा सा माइक्रोब लाके डालो ताकि फिर से एयर पंप हो, मैकेनिकली हम इसको घुमाएं तो वो वाला माइक्रोब बहुत ग्रो करे और ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर को खाए। तो अगर हमको इसमें और ज़रूरत है तो हम यहाँ से उठा के थोड़ा सा डाल देंगे तो एयर की हेल्प से ये फिर से विग्रस ग्रोथ करेंगे और बचा हुआ ऑर्गेनिक मैटर खाने लग जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ऑर्गेनिक मैटर को हम कम करते चले जाते हैं। तो एक्टिवेटेड स्लज का एक छोटा सा पार्ट, स्मॉल पार्ट, ध्यान रखना, अ स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज बैक्टीरियल फ्लॉक इज ट्रांसफर्ड इनटू द एरेशन टैंक टू एक्ट एज इनोक्यूलम। पर मेजर जो बचा हुआ पार्ट है इसका, बहुत सारा जो पार्ट है, छोटा सा पार्ट तो आपने उसमें पहुंचा, जैसे दही जमाने के लिए दूध में हम थोड़ा सा दही का पार्ट डालते हैं, वैसे ही इनोक्यूलम की तरह का। बाकी जो मेजर पार्ट है वो वेस्ट है, मेजर पार्ट इज वेस्ट। तो उसके लिए पढ़िए क्या लिखा हुआ है, द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द स्लज, कौन सा स्लज, एक्टिवेटेड स्लज, इज पम्प्ड इनटू लार्ज टैंक्स कॉल्ड एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। अब आप इसके मेजर पार्ट को कहां पर पहुंचा देंगे, इसके मेजर पार्ट को आप एक दूसरे टैंक में लेके जाएंगे जिसको हम कहते हैं एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, क्योंकि ये स्लज ही तो है, एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, इसमें लेकर जाओगे आप। एनाएरोबिक क्यों, क्योंकि अब आप इसमें एयर प्रोवाइड नहीं करोगे। इसमें आपने एयर क्यों प्रोवाइड की थी, एरोबिक माइक्रोब को ग्रो कराने के लिए ऑक्सीजन आप प्रोवाइड कर रहे थे। अब आप एनाएरोबिक स्लज को डाइजेस्ट करने वाले में लेके जाओगे जिससे बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल बायोगैस प्रोड्यूस होती है जो कि एनर्जी का काम करती है। ठीक है, तो ये कचरा है फ्लॉक्स, इसको हम एक स्लज डाइजेस्टर में लेके जाएंगे और डाइजेस्ट कर देंगे। ये वाला डाइजेस्टर एनाएरोबिक होता है जिससे कुछ गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो एनर्जी का काम करती हैं। तो इस कचरे से भी हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक तरफ हम पानी को, देखो ये कचरा हटाया, ये कचरा हटाया, राइट, आपने डेब्रीज हटाए, फिर ग्रिट हटाया, फिर पानी को लेके गए, इसमें से ऑर्गेनिक मैटर तो इन्हीं के माइक्रोब्स ने खा लिया, तो ये भी कचरा हट रहा है। अब ये जो माइक्रोब्स हैं, एक तरफ पानी इसमें लेके गए आप, एक तरफ पानी साफ हो गया और दूसरी तरफ वो जो माइक्रोब्स हैं उससे भी आपने क्या कर लिया बेटा, एनर्जी प्रोड्यूस करा ली, उसका भी यूज कर लिया। और एनर्जी आपने किस में प्रोड्यूस कराई है, एनर्जी आपने प्रोड्यूस कराई है anaerobic sludge digester. Here other kinds of bacteria which grow anaerobically digest the bacteria and the fungi in the sludge. स्लज में कौन सा स्लज, एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज का मेजर पार्ट कहाँ चला जाएगा, छोटा सा पार्ट तो इनोक्यूलम की तरह हमने एरेशन टैंक में वापस डाल दिया, बाकी मेजर पार्ट एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में जाएगा और वहां पर क्या होगा, कुछ और बैक्टीरिया जो एनाएरोबिकली ग्रो करते हैं वो उस फ्लॉक्स को, बैक्टीरिया को, फंगस को खा जाएंगे जो स्लज में होंगे। ड्यूरिंग दिस डाइजेशन बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया, ये वो बैक्टीरिया हैं जो एनाएरोबिक बैक्टीरिया हैं, एनाएरोबिक बैक्टीरिया जिन्होंने किसको कंज्यूम कर लिया, जिन्होंने डाइजेस्ट कर लिया बेटा बैक्टीरिया को, फंगस को, इन सबको, बैक्टीरिया को और फंगस को कंज्यूम कर लिया और कंज्यूम करके क्या प्रोड्यूस किया इन बैक्टीरिया ने, मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस किया, जैसे कि मीथेन प्रोड्यूस किया, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस किया, जैसे CO2 प्रोड्यूस किया। These gases form biogas and can be used as source of energy as it is inflammable. इसको जलाया जा सकता है, जो जितनी भी फायर यूज करने वाली काम होते हैं वो किए जा सकते हैं एज एनर्जी सोर्स। The effluent from the secondary treatment plant is generally released into natural water bodies like rivers and streams. An aerial view of such a plant is shown in figure 8.7. देखो ये ऊपर से एक फिगर दिखाया गया है कि कुछ ऐसा सा प्लांट दिखता है, इसमें से कोई एरेशन टैंक होगा, कोई सेकेंडरी सेटलिंग टैंक होगा, कोई इसी में प्राइमरी टैंक होगा, प्राइमरी सेटलिंग टैंक होगा। ठीक है, तो इसका जो क्रंच है वो पूरा यहाँ पर आता है बेटा कि 3 टैंक्स आएंगे, प्राइमरी सेटलिंग टैंक, एरेशन टैंक, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। प्राइमरी सेटलिंग टैंक प्राइमरी ट्रीटमेंट में आता है, एरेशन टैंक और सेकेंडरी सेटलिंग टैंक सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आते हैं। पूरा ट्रीटमेंट 2 फेजेस में होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को ही कहते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट।
प्राइमरी ट्रीटमेंट के जो स्टेप्स होते हैं उसमें सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन होता है, उसके बाद एफ्लुएंट को लेके जाया जाता है। जिस एफ्लुएंट को सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए लेके जाया जाता है वो होता है प्राइमरी एफ्लुएंट। जो एफ्लुएंट बनता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में उसको हम कहते हैं सेकेंडरी एफ्लुएंट। सेकेंडरी एफ्लुएंट को ही निकाल के लेके जाया जाता है वाटर बॉडीज में मिलाने के लिए, और सेकेंडरी एफ्लुएंट जो बनता है वो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में बनता है। आपको 2 बार कचरा मिलता है, पहला सेडिमेंट रहा जिसको आप प्राइमरी स्लज कहते हैं, दूसरा सेडिमेंट ये रहा जिसको आप एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। दोनों ही सेडिमेंट आपको सेटलिंग टैंक में मिलेंगे। सेटलिंग टैंक में सेटल होगा सेडिमेंट, सॉलिड सेटल होगा, उसी को हम सेडिमेंट कहते हैं। प्राइमरी स्लज, एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज का मेजर पार्ट कहाँ चला जाता है? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। यहाँ पर कुछ ऐसे माइक्रोब्स, कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो एनारोबिक हैं, वो बाकी एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस जो कि हमने यहाँ पहुंचाए थे उसको खाते हैं और खा के मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बायोगैस कहते हैं, जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता है क्योंकि ये बायोगैस इन्फ्लामेबल होती है। और सेकेंडरी एफ्लुएंट को हम पानी में रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने अभी स्लाइड तो वो वाली रिमूव हो गई है, पर मैंने यहाँ से आपको पूरा बताया था। एसटीपी फुल फॉर्म मिली है आपको, ठीक है, बीओडी फुल फॉर्म मिली है, एक और अभी मिलेगी, अभी आगे करवा रही हूँ आपको, MOEF। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म्स आपको मिली है। कुछ डेफिनेशंस आपको मिले, सीवेज, ग्रिड, फ्लॉक्स। आप यहाँ पर बीओडी की डेफिनेशन भी ऐड कर सकते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की। ठीक है, ये वाला पैराग्राफ किया हमने, फिर इसको समझा, फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट की फोटो एक दी हुई है एनसीईआरटी में, फिर यहाँ पर दिया हुआ है सेकेंडरी ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करके। अब पढ़िए, You can appreciate how microbes play a major role in treating millions of gallons of waste water every day across the globe. पूरी दुनिया में every day millions of gallons of waste water निकलते हैं ऐसे घरों से, फैक्ट्रीज से। सबको माइक्रोब्स सोचो क्लीन कर रहे हैं, तो हम अप्रिशिएट कर सकते हैं माइक्रोब्स की हमारे ह्यूमन वेलफेयर में इतनी बड़ी हेल्प को। This methodology has been practiced for more than a century now in almost all parts of the world. लगभग हर जगह पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पानी को ट्रीट करके वाटर बॉडीज में मिलाया जा रहा है। Till date, no man-made technology has been able to rival the microbial treatment of sewage. अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनी है जिससे हम माइक्रोब जितनी एफिशिएंटली ये काम हमारे लिए कर रहे हैं उसका मैच बना सके। ठीक है, यू आर अवेयर दैट ड्यू टू इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, क्योंकि शहर का फॉर्मेशन ज़्यादा ही हो रहा है, सीवेज इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन मच लार्जर क्वांटिटीज देन एवर बिफोर, इसीलिए गंदा पानी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। हाउएवर द नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैज नॉट इंक्रीज एनफ टू ट्रीट सच लार्ज क्वांटिटीज। मतलब गंदा पानी का क्वांटिटी बढ़ता जा रहा है, बट एसटीपीज उतने ज़्यादा नहीं बढ़े हैं कि उतने गंदे पानी को ट्रीट किया जाए। So the untreated sewage is often discharged directly into rivers. इसीलिए मजबूरी में बहुत सारा अनट्रीटेड पानी, क्योंकि उतना ज़्यादा एसटीपीज ही नहीं है कि उतने पानी को ट्रीट किया जाए, गंदा पानी में डिस्चार्ज हो रहा है डायरेक्टली, लीडिंग टू देयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, एंड इंक्रीज इन वाटर बॉर्न डिजीजेज। और पॉल्यूशन होगा तो क्या बढ़ेगा? वाटर बॉर्न डिजीजेज। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, यहाँ से आ जाइए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, इसको लिखिए M, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक है, यहाँ से एक और फुल फॉर्म मिलेगी आपको, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड, क्या क्या किया इन्होंने? गंगा एक्शन प्लान चलाया है, यमुना एक्शन प्लान चलाया है, ठीक है, to save the major rivers of our country from pollution. Under these plans, it is proposed to build a large number of sewage treatment plants और बढ़ाने की बात हुई है, so that only treated sewage may be discharged in the rivers, ताकि हमारे कंट्री की जो मेन रिवर्स है कम से कम उसमें जो पानी जाए वो ट्रीट होके ही जाए। A visit to a sewage treatment plant situated in any place near you would be a very interesting and educating experience. So this is all about the third part of microbes in human welfare, जिसमें हम पढ़ रहे थे सीवेज ट्रीटमेंट। दिस इज इट बेटा, आपको इसके अलावा कुछ भी रीड करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन वी हैव कंप्लीटेड, इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हमको ऐड करने थे कर लिए। फुल फॉर्म्स चली जाएंगी, डेफिनेशन में डेफिनेशन चले जाएंगे, और लेक्चर को आप ऐसे ही लगाना है, ऐसे ही कॉपी में लिखना है जिससे क्लास में ही सब कुछ याद हो जाए। तभी एक ही चीज़ को मल्टीपल टाइम्स बोलने का कोई फायदा होगा कि आपके ब्रेन में यहीं पर सब कुछ बैठ जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ।